हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? ज्योग्राफी अड्डा 91 पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेलों के बारे में देखा, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, सेलों के प्रकार। उसके पहले हमने खनिजों के बारे में पढ़ा है, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, कौन-कौन से प्रमुख खनिज हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इस सब का अध्ययन हम लोग पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल पर जाएँगे, विज़िट करेंगे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी नाम से एक सीरीज़ देखने को मिलेगी। उस सीरीज़ में जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उन सब के वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगे, तो एक बार उनको देख लीजिए ताकि आगे की जो क्लासेस हों, वो आपको आसानी से समझ आ सके। आज की इस क्लास में हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ देखेंगे कौन-कौन सी होती हैं। इन प्रक्रियाओं से क्या-क्या परिणाम देखने को मिलते हैं पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस चैप्टर में क्या-क्या है। चलिए, देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों यानी कि परतों का क्रम विकास कैसे हुआ, परतें कैसे बनी हैं, भूपर्पटी प्लेट का संचलन किस प्रकार हुआ है, कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार, भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाएं, जानकारी, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, वो क्या है? गत्यात्मक है, यानी कि गतिशील है। पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, वो क्या है? गतिशील अवस्था में है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, वो क्षैतिज दिशा में तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होती है? कुछ इस प्रकार से गति करती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतम संचलित होती थी। वर्तमान में जो पृथ्वी के क्रस्ट की गति है, पृथ्वी की भूपर्पटी की गति है, वो भूतकाल से थोड़ा-सा कम है। भूतकाल में थोड़ी ज़्यादा तीव्र गति से ये संचलित हो रही थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी होता है। इस लाइन को समझने का प्रयास करिए कि पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण करने वाले जो पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल हैं, इन आंतरिक बलों में जो पाया जाने वाला जो अंतर है, यही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक बलों में अंतर पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। अगर पृथ्वी की बाह्य सतह पर पृथ्वी के धरातल पर कोई अंतर देखने को मिलता है, तो उसका कारण क्या होगा? पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के बल। ठीक है? मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, उससे प्रेरित बल, सूर्य से जो भी बाह्य बल है, उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये याद रखिएगा कि जितने भी बाह्य बल हैं, उन सभी को जो ऊर्जा है, वो सूर्य से मिलती है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। देखिए, यहाँ पर बार-बार बाह्य बल और अंतर बल आ रहा है, आंतरिक बल और बाह्य बल आ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। ये बाह्य बल और आंतरिक बल क्या होते हैं? देखिए,
अगर हम लोग बाह्य बल की बात करें बच्चों, तो ये वह बल है, वह बल जो पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले पाए जाने वाले उच्चावचों को समतल करने का प्रयत्न करता है। समतल करने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, उसे हम लोग बाह्य बल कहते हैं या बहिर्जनित बल भी कहते हैं इसे, या इसे बहिर्जनित बल भी कहते हैं, जनिक बल। ठीक है। दूसरा होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल क्या होता है? वह बल जो पृथ्वी की सतह पर विषमताएं उत्पन्न करता है। विषमताएं उत्पन्न करता है। ठीक है। अंतर्जात बल या आंतरिक बल, बहिर्जनिक बल या बाह्य बल क्या है? कि अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो सके। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की क्या है बच्चों? ये हमारी पृथ्वी की सतह। ठीक है। ये पृथ्वी की क्या है? ये पृथ्वी की सतह है। ठीक है। और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग है। अब पृथ्वी के आंतरिक भागों से, अब पृथ्वी के आंतरिक अंतर्जात बलों से इस पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि पर्वतों का निर्माण हो जाता है, पर्वतों के अलावा पठारों का निर्माण हो जाता है, मैदानों का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे शिलाखंडों का निर्माण हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये सब किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये सब होते हैं अंतर्जात बल के कारण। अंतर्जात बल के कारण ये जो विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं, किसके कारण उत्पन्न हुई? अंतर्जात बल के कारण। अब इन विषमताओं को समतल करने का जो प्रयत्न करते हैं, उन्हें हम लोग बहिर्जनित बल या बाह्य बल कहते हैं। ये जो विषमताएं आप देख रहे हैं, ये जितनी भी धरातल पर विषमताएं देख रहे हैं, इन सब विषमताओं को विघर्षण के द्वारा बाह्य बल क्या करते हैं? समतल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एकदम सपाट करने का प्रयास करते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इनको अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आशा है अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाइए। ठीक है? देखिए, पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों में अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। देखिए, निश्चित रूप से जो आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों
एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों के अनवरत प्रभाव से होता है। जो धरातल है वो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल है और पृथ्वी के अंदर जो बाह्य बल है, इनके लगातार इनसे प्रभावित होने के कारण असमताएं देखने को मिलती हैं। क्लियर? ये सर्वदा क्या है, परिवर्तनशील है। जो धरातल है इन्हीं बलों के कारण हमेशा परिवर्तनशील देखने को मिलता है। कौन कौन से बल? बहिर्बल और अंतर्जात बलों के कारण। बाह्य बलों को बहिर्जनिक, अभी मैंने बताया, एक्सोजेनिक फोर्स या आंतरिक बलों को अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई आकृतियों को का विघर्षण करना। नहीं, जो बहिर्जनिक बल है इनका काम क्या है कि जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं, इन विषमताओं को विघर्षण के द्वारा, विघर्षण का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, घिस कर या रगड़ कर, ये आसान शब्दों से आपको याद रहेगा। ये किसका? विघर्षण का। विघर्षण के द्वारा बाह्य बल क्या करते हैं? विघर्षण के द्वारा अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न विषमताओं को समतल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तथा बेशिनी या निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इनका क्या किया? इनका अपर्दन करते हैं, इनको घिसकर या रगड़ कर दूर ले जाते हैं। अपर्दन कर क्या करते हैं? बेशिनी या गर्तों में इनका भराव करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इनको भी समतल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने को तल तल संतुलन कहते हैं। देखिए, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से, ये जो धरातल है, इस धरातल पर जो ये उच्चावच है, इनमें अपर्दन करके क्या कह रहा? अपर्दन करके उच्चावच के जो मध्य अंतर है, ये जो आपको उच्चावच दिख रहे हैं कि ये पहाड़ थोड़ा-सा ऊँचा है, पठार कम ऊँचा है, मैदान कम ऊँचा है। तो इन पर क्या करते हैं? इनका अपर्दन करके इनमें क्या करते हैं? इनको समतल करने का प्रयास करते हैं इस तरह से। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग तल संतुलन या ग्रेडिएशन कहते हैं। ग्रेडेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है? चलिए, अंतर्जात शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। तो अंतर्जात बल होते हैं, वो निरंतर रूप से पृथ्वी के धरातल को ऊपर उठाने का प्रयत्न करती हैं या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंतर्जात बल क्या करते हैं? विषमताएं उत्पन्न करते हैं, और बहिर्जनिक बल जो हैं वो इनको समतल करने का प्रयास करते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तब भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जात बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। धरातल पर जो विषमताएं हैं, ये तब तक बनी रहती हैं, भिन्नताएं तब तक बनी रहती हैं जब तक बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। यानी कि बहिर्जात बल विषमताएं उत्पन्न करता रहता है, अंतर्जात बल विषमताएं उत्पन्न करते रहते हैं, और बहिर्जनिक बल जो हैं इनको समतल करते रहते हैं। इस प्रकार ये निरंतर चलती रहती है क्रिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे देखिए, सामान्यतः जो अंतर्जात बल है वो मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाला बल है। जो अंतर्जात बल हैं ये मूल रूप से क्या है? भू आकृतियां, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जितनी भी आकृतियां आप देखते हैं, जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, ये सब क्या है? अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि अंतर्जात बल जो है भू आकृतियों का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, तथा बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। और जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? भूमि विघर्षण करती हैं, इसको रगड़ कर, घिस कर समतल करने का प्रयास करती हैं। क्लियर है? चलिए,
भूतल क्या है? संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान रहता है। सभी जीव पृथ्वी के धरातल के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए क्या है? कार्यरत हैं। ठीक है? देखिए, मनुष्यों ने संसाधन का अत्यधिक दोहन किया। पृथ्वी के धरातल से मनुष्य ने क्या किया है? संसाधन का अत्यधिक दोहन किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, किंतु इन संसाधनों का जो प्रयोग है, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अगर इनका प्रयोग करेंगे तो ये क्या है, निरंतर इनका उपयोग करती रहेंगी हमारी पीढ़ियाँ। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, संसाधनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसके दूरगामी परिणाम या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? यानी कि सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा मनुष्यों को। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकर प्राप्त हुआ है। यानी कि धरातल जो है वो एक बहुत लंबी अवधि के द्वारा बनकर तैयार हुआ है। मिट्टी को बनने में लाखों सैकड़ों हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है। मानव द्वारा इसके उपयोग दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। मानव को कुप्रयोगों ने इसके धरातल की तीव्र गति में क्या किया है, बहुत ज़्यादा ह्रास किया है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया, अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की जिनसे ये निर्मित है, को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। हाँ, इसको समझ लिया जाए, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों को समझना आसान है, लेकिन उन पर प्रकृति के रूप में कार्य करना थोड़ा-सा कठिन मामला है, कि जो इंसान आसानी से नहीं कर सकता है। इसलिए इंसानों को अपनी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ। भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ क्या-क्या हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं कि भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ क्या हैं? भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ के अर्थ को अगर समझेंगे तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाहरी जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के धरातल के पदार्थों पर जो अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक दबाव या रासायनिक क्रियाओं के कारण इसमें विन्यास या परिवर्तन होता है, इन्हें ही हम लोग कहते हैं भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं। पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता ये क्या है? एक अंतर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं। तो इससे पहले की इकाई में यानी कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। अपक्षय, बृहदक्षरण, मास वेस्टिंग, अपर्दन एवं निक्षेपण आदि क्या हैं? बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, अलग-अलग प्रक्रियाएँ, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सी अंतर्जनित प्रक्रियाएँ हैं, भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, कौन-सी बहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, आगे आइए। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, वायु, हिम आदि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, को भू-आकृतिक कारक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भू-आकृतिक कारक किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, चाहे वो जल हो, चाहे वो हिम हो, चाहे वो वायु हो, आदि जो धरातल के पदार्थों को क्या करते हैं? अधिग्रहण कर लेते हैं, उनका परिवहन करने में सक्षम हैं, उनको क्या कहते हैं? भू-आकृतिक कारक कहते हैं, याद रखिएगा।
जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भूआकृतिक कारक कब कार्य करते हैं, कब प्रभावी होते हैं? जब ढाल प्रवणता होती है। ढाल प्रवणता यानी कि देखिए, इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो बहिर्जनिक कारक हैं, वो ढाल प्रवणता पर के प्रभाव से कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा समतल है, ठीक है? ये समतल सतह है। अब इस समतल सतह पर बहिर्जनिक कारक यदि जल को मान लिया जाए, क्या? जल को मान लिया जाए तो अगर जल यहाँ से हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्या ये जल तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए अपरदन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, ठीक है? अगर यहीं पर अगर ढाल प्रवणता यानी ढाल प्रवणता का जो तात्पर्य होता है बच्चों, वो आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। ढाल प्रवणता किसे कहते हैं? ढाल में अंतर, ढाल में अंतर को ढाल प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता, ताप में अंतर, ठीक है? अगर यहीं पर ये जो उच्चावच है, ये जो सतह है कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार। अब यहाँ से जो जल आएगा, ठीक है? इसको समझिएगा थोड़ा-सा, मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ से जो जल आएगा, वो इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर जो कोई विषमताएँ हैं, तो इसको अपर्दन करते हुए यहाँ से ढाल के सहारे तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ से तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। यानी कि प्रभावी कहाँ पर होगा? जहाँ पर ढाल में अंतर देखने को मिलता है। कहाँ पर प्रभावी होगा ये? जहाँ पर ढाल में अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक सर्वाधिक प्रभावी होगा। यहाँ पर क्या है? ढाल प्रवणता है, ढाल प्रवणता है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर होगा? ढाल प्रवणता पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है बच्चों? ये क्लियर है आपको? चलिए, जाइए आगे, ठीक है? भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ तथा भू-आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग-अलग ना कहा जाए, तो ये क्या है? एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अगर हम लोग भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ या भू-आकृतिक कारक को अलग-अलग ना देखें तो ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। एक प्रक्रिया यानी प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। प्रक्रिया क्या है? एक बल है जो धरातल के पदार्थों के साथ जब प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग होने पर ये क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। और कारक एक गतिशील माध्यम है, जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएँ आदि। कारक क्या है? कारक एक गतिशील माध्यम है, ये याद रखिएगा। जो प्रक्रिया है वह बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। किंतु कारक एक गतिशील माध्यम होता है जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है अपने साथ और निक्षेपित करता है। याद रखिएगा कि जो कारक है, बहिर्जनिक जो कारक हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ पदार्थों को हटाते हैं और अपने साथ बहाकर परिवहित करके आगे ले जाते हैं और दूसरी जगह पर निक्षेपित करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं बहिर्जनिक कारक। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? चलिए, आशा एकदम क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण को। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ-साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि ढाल के सहारे सभी पदार्थों को गतिशील, यहाँ पर देखिए, कितना भी यहाँ पर ढाल हो बच्चों, कितना भी ढाल हो, अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो क्या ये जल नीचे आएगा? नहीं आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए तो ये जल नीचे नहीं आएगा, ठीक है?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये ढाल से जल क्या हो रहा है, नीचे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है? चलिए आगे देखिए। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। जो अप्रत्यक्ष बल है वो ज्वार भाटाशील धाराओं को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। इस लाइन को याद रखिएगा कि बिना गुरुत्वाकर्षण बल के और बिना ढाल में अंतर के, बिना ढाल प्रवणता के गतिशीलता नहीं हो सकती है। किसी भी चीज में गति नहीं हो सकती है। ठीक है? का अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। कोई भी क्रियाएं संभव नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम धरातल पर चल पाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ना करता तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट के जैसे आप देखेंगे जब दूसरे ग्रहों पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहां पर आपको तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है? तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ना करता तो हम लोग भी तैरते हुए नजर आते। ये वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों का संचलन को प्रारंभ करता है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण भूतल पर सभी पदार्थों का क्या होता है, संचलन होता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। कोई भी संचलन हो, चाहे वो पृथ्वी की सतह के ऊपर हो यहाँ पर, या फिर वो पृथ्वी की सतह के अंदर हो, ये किसके कारण, ये होते हैं ढाल प्रवणता के कारण ही होते हैं। किसके कारण होते हैं, सॉरी ढाल नहीं, प्रवणता के कारण होते हैं। प्रवणता का मतलब होता है अंतर के कारण घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसको समझने का प्रयास करें। कोई भी कारक हो वो कब प्रभावित होते हैं, प्रवणता के कारण। अगर दोनों में अंतर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जल है और इसी जल, ये तालाब है, मतलब इसको तालाब समझ लीजिए। ये क्या है, ये एक तालाब है और यहाँ पर एक छोटा सा तालाब और है, तालाब और है। ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों तालाबों में ये अधिक ऊंचाई पर है इस तरह से, और ये कम ऊंचाई पर। अब अगर इन दोनों तालाबों को ज्वाइंट कर दिया जाए एक नाले के द्वारा, एक नाले के द्वारा ज्वाइंट कर दे, नाला या नाली के द्वारा, नाले के द्वारा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो अगर यहाँ पर प्रवणता है बच्चों, प्रवणता है यानी कि अंतर है। इसमें अंतर, ढाल में अंतर, ढाल में अंतर है तो यहाँ जो जल है ये इसमें आ जाए। अगर ये अंतर ना होता, ये इस तरह से होते, एक तालाब यहाँ है, एक तालाब यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जल को जाने में क्या होती, कठिनाई होती। कठिनाई क्या होती, जल जा ही नहीं पाता। बिना प्रवणता के संचलन क्या है, संचलन संभव ही नहीं है। संचलन इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रवणता। ठीक है? यानी कि प्रवणता जरूरी है किसी भी पदार्थ के संचलन के लिए। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, आशा है आप सभी को अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है अंतर्जनित प्रक्रियाएं या एंडोजेनिक प्रोसेस। ये हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा और आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में हम लोग इसको देख लेंगे, अंतर्जनित प्रक्रियाओं को। तो जो भी बच्चे आज सेशन पर पहली बार आए थे, जो भी बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो सभी बच्चे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हों, जो भी क्लासेस हों, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक बार आप ना चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर जो पूरी सीरीज है, उस पूरी सीरीज की वीडियो को शुरू से पढ़िए। क्लास 6 से मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी को, तो जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है थोड़ा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है?
चलिए, अगर आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर ही हमारे लिए क्या होता है, प्रेरणा होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इसके अलावा क्या ही चाहिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है, अगर आपने आप इस क्लास से इतना ही सीख लिया है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनसे इन बलों के कारण क्या-क्या होता है। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी आपने याद रखा है, तो आज की ये जो क्लास है आपके लिए बेनिफिशियरी सिद्ध होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ यू।